चलिए, आप सबका स्वागत है। तब कैसा रहा आज का टेस्ट बाबू? ठीक रहा? कई सारा क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया गया तो वो भी डाल दिया गया है ना? मैंने हर तरह से आपको हम तैयार करने का प्रयास करें, कभी आसान भी रहेगा, कभी आपको टफ भी रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जो आप नहीं जानते हैं, है ना? चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 था। जितना भी भाई बहन जुड़ गए हैं ऑनलाइन, सबका स्वागत है। अब चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर बाबू। हमारा आज का टॉपिक क्या था? एक तो क्या था आपका नागरिकता और मौलिक अधिकार, और प्लस क्या कि बिहार दरोगा में अब तक जितना क्वेश्चन पूछा गया उसका क्लास नंबर 4 था, और जनवरी का करंट अफेयर था। ठीक है, चलिए आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? मतलब कि हमारे यहाँ नागरिकता से संबंधित नियम कानून कौन बना सकता है? तो देखिए, हमारे संविधान जब बन रहा था तो संविधान के निर्माताओं ने नागरिकता के बारे में कोई विशेष प्रावधान उन्होंने नहीं किया। खाली भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक यह प्रावधान कर दिया कि नागरिकता के बारे में चर्चा कर दिया। बाकी फाइनल कॉल छोड़ दिया संसद के ऊपर कि संसद क्या करेगा, भविष्य में नागरिकता संबंधित नियम बनाएगा अपना। तो नागरिकता संबंधित कोई भी नियम बनाता था, कौन बनाता है? संसद। देखिए, नागरिकता का कानून हमारे यहाँ सर्वप्रथम 1949 में लागू किया गया, ठीक है ना? जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम फिर क्या है, 1955 लागू किया गया, और उसी के आधार पर हमारे यहाँ अब नागरिकता दिया जाता है। जो भी सुनते हैं ना कि नागरिकता में संशोधन हो रहा है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में क्या होता है? मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, और उसी में क्या होता है, कोई भी बदलाव किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त बना सकता है, नियम कानून बना सकता है? कौन बाबू? संसद बना सकता है। संसद बना सकता है, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले लोकसभा राज्यसभा से पारित हुए कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति उस सिग्नेचर करेगा तब कानून आपको बनेगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? शुरुआत में 1949 में लागू हुआ, लेकिन नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, नागरिक बनने के लिए क्या है बाबू, आप देखते हैं जन्म से आप नागरिक 5 तरह से क्या है कि नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। जन्म से, या वंश परंपरा के आधार पर, या तो देशीकरण के माध्यम से, या तो कोई क्षेत्र को भारत में शामिल करते हैं तब, या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो मतलब कि वंशानुक्रम के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, और जन्म के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, और देशीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकृत संपत्ति के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, एप्पल हमारे यहाँ आया, एप्पल क्या है कि अपना कंपनी खोलने के लिए कोई जमीन यहाँ अधिग्रहण किया है, तो क्या उसके आधार पर क्या एप्पल के फाउंडर को यहाँ नागरिकता मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ठीक ना? भारतीय बैंक में पैसा को जमा कर दीजिएगा, उसके माध्यम से भी नागरिकता आपको नहीं प्राप्त होगा। समझ में आ गया? और नागरिकता छीनने की बात करते हैं, तो अब क्या है कि देखिए, अगर देशद्रोह का काम करते हैं तो आपको नागरिकता छीना जा सकता है। आप खुद दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो सकता है। खुद अपने से त्याग कर देते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा? आपको समाप्त हो जाएगा। नागरिकता के लोप होने का नियम है कि नागरिकता कैसे आपको लोप हो सकता है? परिवार से बिछड़ जाने पर। मान लेते हैं क्या है कि बाबू बिहार में रह रहे थे, अब भुला कहीं दूसरा जगह चल गए, मतलब इंडिया जम्मू कश्मीर में चल गए, ठीक है, जम्मू कश्मीर चल गए। चाहे मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में दंगा हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? दंगा हुआ, तो वहां के आदमी दंगा में इधर-उधर भागेगा, परिवार से बिछड़ सकता है ना, कि एगो परिवार भाग के होने चल गया, एगो परिवार भाग के होने गया, तो उसके आधार पर उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा? नहीं, तो उसके आधार पर खत्म आपको नहीं होगा। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, आपके ऊपर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो गया कि आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं, तब आपकी नागरिकता छीना जा सकता है। तो ये क्या आपको हो गया? सही हो जाए, यही आंसर हो जाएगा। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, मान ले कि विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ भ्रमण करने गए वो इंग्लैंड में, तो उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, तो पढ़ने लिखने के लिए विदेश जाते हैं तो नागरिकता खत्म हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता खत्म हो जाएगा, अब बाकी के आधार पर खत्म आपको नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। कब नागरिकता खो देगा? यदि वह
भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, अपने से क्या करता है, स्वेच्छापूर्वक नागरिकता का त्याग कर दिया। एग्जाम्पल के लिए प्रियंका चोपड़ा शादी की अमेरिका में, और क्या कि अपने से बोले कि हम भारत के अब नागरिक नहीं रहेंगे, तो स्वेच्छा से त्याग कर दीजिएगा तो नागरिकता खत्म हो जाएगा। ये क्या आपको सही है? आगे चलते हैं। स्वेच्छा से किसी अन्य देश के नागरिकता प्राप्त कर लेता है। प्रियंका चोपड़ा क्या अमेरिका का नागरिकता प्राप्त कर लेंगे? तो हमारा अनुच्छेद 9 बोलता है कि जैसे ही किसी दूसरे देश की आप नागरिकता प्राप्त करते हैं, ठीक वैसे ही आपका भारत का नागरिकता अपने आप क्या समाप्त माना जाएगा। तो मतलब कि ये भी क्या आपको बाबू हो गया, सही हो गया। अगला है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो नागरिकता समाप्त हो जाएगा? नहीं। और उसे तो बाबू अगर रहता तो जयशंकर साहब का नागरिकता खत्म हो जाता। नहीं, जयशंकर साहब क्या शादी जापान में किए हुए हैं, तो उनका नागरिकता खत्म हो गया? नहीं, है ना? तो ये बाबू क्या है, गलत है। तो जैसे ही आपको गलत पकड़ा गया, तो आपको पहले के 3 आंसर नहीं होगा, तो जहां-जहां तीनों काटी है, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अरे 3 है तो नहीं होगा। अब आंसर ही होगा, चाहिए होगा। अब आते हैं, सरकार की आलोचना करने पर नागरिकता खत्म हो जाएगा। मान ली कि मोदी सरकार की आलोचना करे तो नागरिकता खत्म हो जाएगा? नहीं। हमारा अनुच्छेद 19 आपको अधिकार देता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसमें ये भी शामिल है कि सरकार को आलोचना आप कर सकते हैं, ठीक ना? हाँ, विद्रोह नहीं कीजिएगा, हथियारबंद विद्रोह कीजिएगा तब दिक्कत वाली बात है, लेकिन आलोचना करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अग्निवीर योजना आया, हम खुश नहीं है, तब आलोचना नहीं करेंगे, फिर हम कर सकते हैं। तो ये वाला भी क्या होगा, आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 1 और 2, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? आइए, राज था राष्ट्र की दोहरी नागरिकता मिलता है? नहीं। अमेरिका में मिलता है कि एक अमेरिका की मिलेगा, और वो कैलिफोर्निया राज है तो वहां का अलग अलग मिलेगा, राज और देश का मिलेगा। देखो, अंदर के मामला में दोहरी नागरिकता मिलेगा। एक और क्या है कि अमेरिका के नागरिक होने के साथ साथ आप दूसरे देश के नागरिक भी हो सकते हैं, ठीक ना? वहां पर दोहरी नागरिकता प्रचलन में है। लेकिन हमने लिया इंग्लैंड का एक हरी नागरिकता का प्रावधान। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ देश का नागरिकता मिलेगा, राज्य का नहीं। हालांकि पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का उसको दर्जा मिला हुआ था, तब वहां पर दोहरी नागरिकता था, एक जम्मू कश्मीर राज्य का, एक भारत का। लेकिन अब उसको 370 खत्म कर दिया गया, मतलब उसका विशेष राज्य का दर्जा। पूरे भारत में क्या हो गया, एकल नागरिकता। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही देश भारत का नागरिक हो सकते हैं, भारत का नागरिक होने के साथ कोई और देश के आप नागरिक नहीं हो सकते हैं, ठीक ना? तो मतलब क्या हो गया कि राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता आपको नहीं मिलता है। राज्य की एकल नागरिकता, हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता नहीं मिलता, किसका मिलता है, देश की मिलता है। संपूर्ण भारत क्या मिलता है आपको, एकल नागरिकता मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 बोलता है कि जन्म के समय से आपको नागरिकता, भारत में अगर जन्म लिए हैं संविधान लागू होने के समय, तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। 6 और 7 क्या बोलता है कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को नागरिकता है। डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा में पाकिस्तान से आ गया तो उसको 6 के तहत, और जो भारत से चल गया था पाकिस्तान और फिर लौट के आया है, तो क्या हो गया आपको 7। भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता लेना है तो क्या बाबू 8। और 9 बोलता है कि जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लीजिएगा, इसी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और 10 बोलता है कि सरकार आपके नागरिकता को जारी भी रख सकता है या बीच में डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। तो नागरिकता के निरंतरता या कंटिन्यूटी की बात करता है 10। 11 बोलता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसको है, संसद को। तो सब याद हो चाहे ना याद हो, इसमें बाबू क्या है कि 9 नंबर क्या है, और अब क्या बोले आपको 11 नंबर जरूरी याद होना चाहिए। और एक क्या हो गया, भाग 2 में। तो बोलिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है बाबू? अनुच्छेद 11 के तहत। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता, मतलब भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता? 5 गो तरीका पहले भी बता चुके हैं। बोलिए, जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, जैसे एग्जांपल के लिए गोवा हमारा पहले पार्ट नहीं था, पुर्तगाल का पार्ट था, उसको भारत में मिलाया गया, तो वहां का पूरा नागरिक भारत का नागरिक। और फिर सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम भारत में मिलाया गया तो सिक्किम का पूरा नागरिक भारत का नागरिक। तो क्षेत्र को मिलाने पर, किसी भूभाग को मिलाने पर नागरिकता आपको मिल जाता है वहां के लोगों को। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्त, इस तरीके से। आइए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोलता है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है, ठीक ना। अगला है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्राध्यक्ष मतलब होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति। तो हमारे देश में कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है कि पहले तो कि 35 साल कम से कम एज होना चाहिए, और लोकसभा सदस्य चुने जाने की आपकी योग्यता होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य रहना अनिवार्य नहीं है, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता आपके अंदर होना चाहिए। अब प्लस कि भारत के नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब भारत के नागरिक होना चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप नाम से हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मान लिखे हैं और भारत के नागरिकता उनको मिल गया है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो भी खड़ा हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अमेरिका में सिस्टम क्या है कि अमेरिका में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो क्या है, जन्म से क्या है कि वहां क्या बोल सकते हैं कि आपको मतलब वहां जन्म लिया है वही बन सकता है। अगर वहां जन्म नहीं लिया है तो नहीं बन सकता। और अमेरिका में एक और प्रधान नागरिकता का क्या था कि जो अमेरिका के धरती पर जन्म ले लिया ना, वो वहां का नागरिक हो जाए। तो जानते हैं लोग क्या करता है, यहाँ ब्याह करता है, अब जैसी बच्चा होने के लिए रहता है तो छुट्टी मनावे चला जाता है वहां, 8वां 9वां महीना हुआ ना तब भाग गया वहां कि कैसे वहां के बच्चा क्या हो जाए, जन्म ले ले। जब बच्चा वहां जन्म ले लेगा तो अमेरिका का नागरिक हो गया। जब अमेरिका का नागरिक हो गया तो उसको भाई पालन पोषण करने उसके माँ बाप को भी रहना पड़ जाएगा, तो उसको भागाएगा अमेरिका नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो बोले कि अब एकदम गर्दा मचा देंगे, मतलब ये वाली जो है ना नागरिकता प्राप्त करने का तरीका ना, इसके कारण क्या हो रहा है कि अमेरिका में भीड़ बढ़ गया बहुत ज्यादा, ठीक ना। अब इसको बोला है कि इसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। आगे चलिए। तो जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो गलत हो गया। तो जैसे ही गलत हुआ तो पहले कहा कि ये दो आंसर होगा, नहीं तो दो आंसर नहीं तो यही तो आंसर नहीं होगा। देखिए ऐसा जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देगा ना, पूरा एक बार में बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, जैसे ही गलत पकड़ाएगा ना उसको पहले काट दीजिएगा। समझ में आ रहा। चलिए अगला, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दिया गया किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि भारत के नागरिक के नागरिकता वंचित किया जा सकता तो विदेशी है जी, विदेशी के नागरिकता मिल गया, लेकिन अब पता चला कि 5 साल के अंदर उसको 2 साल का जेल हो गया है, तो उसका नागरिकता खत्म हो सकता है। अवैध तरीका से नागरिकता प्राप्त कर लिया, उस कंडीशन में भी खराब मतलब उसको नागरिकता छीना जा सकता है। या देशद्रोह का काम कर रहा है, उस कंडीशन में भी नागरिकता छीना जा सकता है, ठीक ना। तो मतलब ये भी क्या हो गया आपको, वो गलती हो गया। तो मतलब अब क्या हो गया कि 3 भी क्या हो गया आपको गलती, ये भी काट दीजिए बाबू। आंसर कौन हो गया, अभी हो गया। अब आते हैं, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है आपको नागरिकता के बारे में चर्चा है, ठीक ना। और इसमें खास करके हमको फोकस करना होता है 14 से बाबू 32 पर फोकस करना होता है। तो इसमें क्या है ना कि 5 को मौलिक अधिकार छोड़ करके बाकी जो मौलिक अधिकार है भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो 5 को कौन है बाबू, 15, यहाँ 15 दूनी 30, आईने से एक बढ़ी है 16, आईने से एक घटी है 29, ठीक ना। एक आप पलट दीजिए तो 15, 16, 19, 29, 30 क्या है, ये केवल क्या है भारतीयों के लिए है। 15 क्या बोलता है, किसी व्यक्ति के साथ जन्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, है ना, रंग रूप भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 बोलता है कि लोक नियोजन, सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थान इत्यादि में सबको बराबर मौका दिया जाएगा। 19 बोलता है वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें बहुत सारा चीज है। और 29 और 30 क्या है, ये अल्पसंख्यक से है। कई बार यही पूछ देता है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक से संबंधित है, तो कौन बाबू 29। ये केवल भारत के अल्पसंख्यक को प्राप्त है, विदेश के अल्पसंख्यक को बाबू नहीं है, ठीक है। तो 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक अपनी बोल सकते हैं शिक्षा संस्कृति को क्या कर सकता है, कल्चर को बचा सकता है। और यह बोलता है कि अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है। तो इसमें देखिए बाबू क्या हो गया, 15, 16, 19, 29, है ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ये स्टेटमेंट है, ये सब रटने वाला है बाबू। बोलता है कि देखिए इसमें बोलता है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। मनुष्य है तो परछाई वन में करेगा। ऐसे बोलता है कि अगर आपको अधिकार दिया गया है, अगर मतलब अधिकार आपको दे दिया गया है और कर्तव्य है ये नहीं, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। जैसे आपको मौलिक अधिकार दे दिया गया, आपको अधिकार क्या है कि मम्मी पापा आपको पैसा देंगे, पढ़िएगा,
ना जमाने में यह समझ कीजिएगा, बुढ़ा गए तो आपका कर्तव्य है ना जी कि मम्मी पापा की सेवा कीजिए, ठीक ना। तो मतलब वही बोलता है कि अधिकार के बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना क्या आपको परछाई के। अब बाकी सब रट्टे वाला स्टेटमेंट है बाबू, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में बाबू, किसके संदर्भ में है? देखिए यह मौलिक अधिकार के बारे में यह बोलता है ना कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकार क्या हो रहा है, कम किया जा रहा है या मौलिक अधिकार में कटौती किया जा रहा है, तो वैसे जो है कानून को पास नहीं किया जा सकता। कि उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जांच करेगा और उसको क्या करेगा, स्ट्राइक डाउन कर देगा। तो यह किससे संबंधित है बाबू, आपको मौलिक अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ क्या है, विधि का नियम है, मतलब जो कानून है उसके अनुसार हमारे यहाँ शासन होगा। और यह अनुच्छेद 14 में है कि विधि का नियम मतलब रूल ऑफ लॉ। अब इस रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि चाहे कोई व्यक्ति रहिए, अंबानी रहिए, चाहे अडानी रहिए, चाहे रिक्शा चलाने रहिए, सबको एक ही तरह के नियम के अनुसार क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। एक ही तरह क्या आएगा, जुडिशरी रहेगा, सबको एक ही तरह के न्याय तंत्र में आना पड़ेगा। तो मतलब हो जाएगा सभी के लिए एक ही तरह कानून है और सभी के लिए क्या एक ही तरह के न्याय तंत्र है। तो ये क्या हो गया आपको, विधि का नियम। और विधि का नियम जो है किस अनुच्छेद में है, 14 में। ये विधि का नियम कहाँ से हमने लिया है, इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से लिया है। वीडियो चाहे पीडीएफ पढ़ के आए हैं ना, तो खतरनाक तरीका से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये कितने के देखते हैं क्या, तनी मैंने बता के चल रहे हैं, ठीक ना। ऑलरेडी पूरा का पूरा व्यवस्था आपका किए हुए हैं, है ना। पूरा देखते चलिएगा, एक कोट दिक्कत नहीं होगा। पूरा का पूरा क्या के टॉपिक आपको कंप्लीट होते चलेगा, समझ रहे ना। अब वीडियो में पूरा एक एक पॉइंट को डिटेल से बताए हुए हैं। वही चीज को दोबारा बोलेंगे तो आपका भी टाइम बर्बाद होगा, हमारा भी टाइम क्या होगा, बर्बाद होगा, है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशमन से संरक्षण प्रदान करता है? मतलब बोलता है कौन सा अनुच्छेद बोलता है किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा और अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 20 बोलता है और अनुच्छेद 22 ये बोलता है दोष सिद्धिकृत में संरक्षण, मतलब आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और जो अपराध किए होंगे उसमें जो नियम होगा उसी के अनुसार क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलेगा। ये अनुच्छेद 20 बोलता है। जबकि 22 बोलता है गिरफ्तारी के विरुद्ध में संरक्षण। गिरफ्तार करने कोई आएगा तो आप कारण पूछ सकते हैं कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। फिर जब गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या कि 24 घंटा के भीतर क्या है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और वो हो गया तो फिर क्या है कि मनपसंद वकील के सामने क्या है, मनपसंद क्या है, अब वकील भी रख सकते हैं। ये क्या बोलता है, गिरफ्तारी को संरक्षण अनुच्छेद 22 बोलता है। समझ में गया। तो यहाँ बोलता है अपने मतलब दोहरा दंड नहीं मिलेगा और अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण प्रदान किया गया है। ये कौन हो जाएगा अनुच्छेद बाबू, अनुच्छेद हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए देखिए अनुच्छेद 19 क्या बोलता है। यह बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत आता है क्या, इंटरनेट का अधिकार। इसी के अंदर क्या आता है आपका, बिल्डिंग उल्डिंग पर क्या है, तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार। और अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, साफ हवा, साफ पानी, मनपसंद गर्लफ्रेंड, मनपसंद बॉयफ्रेंड, सब कहाँ बाबू अनुच्छेद 21 में। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार कहाँ आएगा, यही आएगा। देश के अंदर घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19, अब विदेश घूमने का अधिकार अनुच्छेद बाबू 21 हो जाएगा। बाकी वीडियो में सारा का सारा एक जगह कई सारा पॉइंट बताया गया होगा। अब अगला क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है। तो हमने क्या बोला कि अनुच्छेद 22 क्या बोलता है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा तब कारण पूछ सकते हैं वो क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप क्या कोई आपके ऊपर शक है कि आप क्या है कि दशहरा में आप बम फोड़ सकते हैं, दशहरा में आप बम फोड़ सकते हैं। तब बम फोड़ने के पहले पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वहां कारण उन्हें बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक ना। और उस तरह से अगर गिरफ्तार किया गया तो उसी को बोलते हैं क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कि घटना होने के पहले ही गिरफ्तार आपको कर लिया गया शक के आधार पर। तो इसके तहत किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो मैक्सिमम क्या है 3 महीना तक ही जेल में रखा जा सकता है, इससे आपको ज्यादा नहीं। अगर इसे ज्यादा रखना है तो फिर संबंधित अथॉरिटी का क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, तब रखा जा सकता है, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 3 माह तक, 3 माह तक।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता किसमें है? तो अनुच्छेद 19 में क्या है? आपको अनुच्छेद 19 के 1 में बोल सकते हैं क्या है? आपको प्रेस और मीडिया की आपको स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे देखिए क्या, ये सब तो होगा नहीं बाबू, ये सब तो होगा नहीं, ये सब तो होगा नहीं। आंसर चाहे तो ये होगा, चाहे तो ये होगा। अब देखिए दोनों में सेम चीज, दोनों में क्या आपको सेम चीज है, ठीक है ना? अब देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में जब देखिएगा तब तो 19 के 1 देखिएगा, 19 के 1 इसमें इसमें दोनों मिल गया, तब क्या कीजिएगा? तब जानते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है? जो सेट में मैक्सिमम जो कोई आंसर देगा ना, या कोई बोल सकते हैं कोई पीसीएस लेवल एग्जाम या कोई एग्जाम पूछ दिया है और जो ऑफिशियल आंसर दिया है उसी के साथ क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ ऑफिशियल आंसर क्या देता है? आपको ऑप्शन नंबर ए देता है, तब इसी के साथ क्या कीजिएगा, जाइएगा। ऐसे हमको याद क्या करना है? अनुच्छेद 19 के 1 का ए। लेकिन यहाँ पर दोनों में है, इसमें भाषा अलग अलग दिया गया है। जो ऑफिशियल आंसर के देता है उसी के अनुसार हमको जाना चाहिए, तो ए के अनुसार आपको जाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? देखिए समझिएगा, आपको अनुच्छेद जो बोलते हैं क्या, आपको 20 की बात करते हैं और बात करते क्या हुआ आपको 21। ये जो है हमारे आपातकाल लगता है, उस दौरान भी आपको खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक ना? जबकि अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जैसे ही लगता है वैसे ही क्या होता है, आपको समाप्त हो जाता है। कौन? आपको अनुच्छेद 19 के तहत मिला अधिकार। और यह बोलता है अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 358 359 में देखिए थोड़ा सा अंतर क्या है। अनुच्छेद 358 क्या बोलता है कि जैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा युद्ध या महाआक्रमण के आधार पर, वैसे ही अपने आप अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 359 क्या बोलता है? इसके अलावा कोई और मौलिक अधिकार को समाप्त करना है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसके लिए कानून बनाएगा, तब क्या होगा, समाप्त होगा। वो राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये क्या हो गया, 359 हो गया। समझ में गया ना? और यहां बोलता है कि 20 से 21 जो है कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। एक और पॉइंट देखिए क्या बोले कि अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है, अगर देश में कहीं आंतरिक विद्रोह हो गया है या सशस्त्र विद्रोह हो गया, उस आधार पर अगर आपातकाल लगाया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 19 समाप्त आपको नहीं होगा। अनुच्छेद 19 केवल बाह्य आक्रमण या बाह्य आक्रमण या हम किसी के साथ युद्ध में संलग्न है, वैसी परिस्थिति में ही समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर बोलिए बाबू, देश के किसी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में ही आता है ना, तो ये तो समाप्त हो जाएगा। आगे आते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ये बाबू किसी भी हाल में समाप्त नहीं किया जाएगा। ये क्या है? अनुच्छेद बाबू 21 है। ये कभी भी समाप्त आपको नहीं होता। बाकी क्या है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, इसको समाप्त किया जा सकता है ना? और कोई भी काम करने का जो स्वतंत्रता है वो भी समाप्त किया जा, मतलब अनुच्छेद 19 बेसिकली समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? देखिए हमारा संविधान का अनुच्छेद बाबू 23 और 24, ये क्या है? शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार है। शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार है। 23 क्या बोलता है कि किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, मनुष्य की खरीद बिक्री नहीं किया जाएगा, किसी को क्या है, बंधक मजदूर नहीं रखा जाएगा। जबकि 24 क्या बोलता है, यहाँ पर है बंधक मजदूर, किसी को पकड़ कर जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। आई है 24 बाल मजदूर, मतलब जिनका 14 साल से कम उम्र है, उनको क्या फैक्ट्री वगैरह इस समय काम पर नहीं रखा जा सकता है। सुनिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर है बंधुआ मजदूर। अब बंधुआ मजदूर की बात कर रहा था, 23 होगा कि 24 होगा? बाल मजदूर बोलेगा तो 24, 24 14, 24 14। और जबकि बंधुआ बोलेगा तब बंधक मजदूर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। भाई तो अनुच्छेद 23 के तहत क्या है, आपको बाबू मिल गया है कि भाई आपको बंधक बना के काम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन फिर भी क्या है, सोसाइटी बाबू देखिए, कानून बना देना अलग बात है। जिसके जाति प्रथा तो हमारे यहाँ खत्म है ऑफिशियल तौर पर, लेकिन लगता है कि जाति प्रथा खत्म है। आप जाइए गांव में, अभी भी जाति प्रथा आपको मिल जाएगा। क्या घर में भी चर्चा होता है? शहर में बाहर में जाति प्रथा का स्कोप नहीं है, क्योंकि बाहर चर्चा कीजिएगा तो कैसे काम आपका चलेगा? आप टेम्पू पर चढ़ेगा तो पूछिए कौन जाते हो, तो काम ही गड़बड़ा जाएगा। एग्जाम देने जाना, जाते पूछे में रह जाइएगा। नहीं, बाहर ही यहाँ पर नहीं हो पाता। समझ में आ गया? अब क्या है, ऐसे बोलते हैं बाबू की अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, वो तो ऑफिशियल तौर पर क्या है, समाप्त है, लेकिन गांव में अभी भी है। दहेज तो क्या है बाबू, समाप्त है, लेकिन दहेज नहीं चलता है। दहेज तो आप ही लोग पहले उपाय में लगल होंगे कि जैसी होगा तब 20 लाख है वो बोलेरो लेंगे। हालांकि बोलेरो को अब जमाना खत्म हो गया।
अब कौन लेवे के विचार में है? अब आप लोग भी डिमांड कीजिएगा, हो जाएगा तो, है ना? हाँ, चलिए आइए। तो बंधुआ मजदूर तो 23 का तो समाप्त किया गया, लेकिन फिर भी बाबू क्या है, संसद ने इसके ऊपर एक कानून बनाया बाद में, 1976 में। तो ये रट्टे वाला है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं कि आपको रट्टे वाला है। अब आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं करता? तो भारत में हिंदू का मतलब बाबू खाली हिंदू धर्म नहीं होता है, बल्कि हिंदू धर्म के मतलब क्या होता है, बौद्ध भी आ जाता है, और उसमें क्या होता है, जैन भी, और उसमें आता है सिख भी। उसमें पारसी आपको नहीं आता है, उसमें आपको मुस्लिम नहीं आता है। ठीक ना? जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, ठीक ना? तो हिंदू मैरिज एक्ट में बाबू कौन कौन शामिल हो जाएगा? बौद्ध भी, जैन भी, सिख भी, लेकिन पारसी और मुस्लिम आपको शामिल नहीं होगा। और सब तरह के, सब भारत में जितना लोग रहते हैं सब के लिए एक तरह क्या है, आपको नागरिक कानून बनाने को बोलते हैं समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। इसकी चर्चा अनुच्छेद 44 में है। हमारे यहाँ आपराधिक कानून सबके लिए समान है, सबके लिए समान है। मर्डर कीजिएगा चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबको एक ही दंड मिलेगा। लेकिन शादी ब्याह का मैटर क्या है, सबका अलग अलग है। तो उसके लिए क्या अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिक संहिता की बात किया है। और समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है? गोवा में। और इसके अलावा उत्तराखंड क्या है, वहां पर भी इसका काम चल रहा है। अगला ये बाबू, धार्मिक उपासना में शामिल होने का अधिकार। सुनेगा, हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है। इसमें 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। तो 25 बोलता है कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसके जैसा आचरण कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, हालांकि दूसरे को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। जबकि 26, तो देखिए यहाँ कोई भी धर्म को मान सकते हैं और उससे आचरण कर सकते हैं। तो हिंदू को देखते हैं बाबू कि टीका लगा लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, मुस्लिम क्या है दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, है ना? और क्या बोलते हैं, सिख बाबू माथा पर पगड़ी बांध लेते हैं। ये सब कौन अनुच्छेद का तहत? 25 का। और 26 बोलता है कि अपना धार्मिक संस्थान का आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। और 27 क्या बोलता है कि किसी धर्म के बढ़ावा देने के लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 28 बोलता है कि जहां पर सरकार के तहत किसी संस्थान को अनुदान मिल रहा है, वहां किस तरह का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। और उसी में बोला गया 28 में ही कि आप धार्मिक उपासना में भी शामिल हो सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? वो अनुच्छेद 28 हो जाएगा। अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद क्या आपको 29 और क्या आपको 30 है। 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक जो है अपना भाषा, संस्कृति, रहन सहन, कल्चर को सहेज के रह सकते हैं। और सबको बचाने का एक ही तरीका है कि आने वाला भविष्य के जो बच्चा बच्ची है उसको उसके बारे में बताया जाए। तो बताने का उपाय क्या है कि उसको शिक्षित किया जाए। तो 29 बचाने की बात बोलता है। और 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल करके खुद से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 30। भारतीय संविधान मान्यता देता है कितने तरह के अल्पसंख्यक को? तो हमारे यहाँ दो आधार पर अल्पसंख्यक हैं, एक भाषा के आधार पर, एक बाबू धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर हमारे क्या है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या क्या है, कम है। बहुसंख्यक जिनकी संख्या क्या आपको अधिक है। अब सुनिएगा यहाँ पर, अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में डिफाइन किया गया है। तो कुछो क्वेश्चन पूछ लेना कि इस शब्द को संविधान में डिफाइन किया गया, सीधे बनाइए नहीं। अस्पृश्यता को डिफाइन किया गया है नहीं, कुछो पूछ ले उसको डिफाइन नहीं किया गया है, नहीं तो इतना मोटा संविधान और इतना मोटा हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपको कुछ रीट से। रीट क्या है आपको? हमारे यहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद अनुच्छेद 32 और 226, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। आई बाबू, हाई कोर्ट जारी करता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक या गार्जियन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों होता है, लेकिन हाई कोर्ट कई बार मना कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 5 तरह का रिट होता है, उसी में क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको अवैध गिरफ्तारी से बचाने के लिए क्या है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है कि बंदी को क्या करो, पेश करो। उधर पहले बताए हैं कि किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटा के भीतर उसको क्या करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। ठीक हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है, परमादेश, हम आदेश देते हैं कि आप अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर प्रतिषेध होता है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में काम नहीं है। फिर उत्प्रेषण होता है कि आप क्या कीजिए, आपके मामला का काम नहीं, हमारे यहाँ भेजिए, ठीक ना। और फिर होता है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा भी लगे, किस अधिकार से इस पद को आप प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया बाबू, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है। देखिए यहाँ उच्च न्यायालय की बात बोलता है, उच्च न्यायालय है तो क्या आंसर हो जाएगा, 226। अब सुनिए, ये सब गलती बना लिए हैं। जानते हैं क्या है, ये सेम क्वेश्चन था बाबू आपको पूछा हुआ बिहार दरोगा में, लेकिन वहां था उच्चतम न्यायालय। हमको लगा कि यहाँ पलटेंगे तो लेकिन गड़वा सकता है कि आंसर याद कर होगा कोची 32 याद कर होगा, ठीक ना। इसीलिए क्या कि उच्चतम वो कर दिया कोची ऊंच, कुछ लेकिन गड़वाए क्या होगा, नहीं ये तो बहादुर वाला बात हो गया, नहीं चलिए ठीक है। उच्चतम बोलेगा तो क्या हो जाएगा 32, ऊंच बोलेगा तो, और यह 33 क्या बोलता है, यह बोलता है जानते हैं कि अगर आप सेना उना ज्वाइन कीजिएगा ना, मतलब सैनिक बल, पुलिस, खुफिया विभाग, तो आपके मौलिक अधिकार में कटौती किया जा सकता है। वहां पे नहीं बोल सकते कि हमको बाबू क्या है, वाह क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता हम बोलेंगे, हमको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। पता चला कि फौजे में क्या है कि कुर्मी संघ, यादव संघ, है ना, मुसहर संघ बनल है ओकरो में, है ना। हाँ चलिए, अनुच्छेद 132 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट के कोई बाबू जो है ना केस वगैरह, उसके विरुद्ध क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, अर्जी दायर कर सकते हैं। चलिए अब आइए बाबू, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था। अब सुनिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पहले नहीं आता था, आजकल आ रहा है। और जब आ रहा है तो क्या कीजिएगा, आपको याद करना है, इसमें रट के याद करना है, कोई कंसेप्ट नहीं, इसको क्या कीजिए, रट जाइए। तो यहाँ पर कौन कहवा आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, एक बार क्या है राष्ट्रपति। इनको भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। आप 5 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में आपको मनाते हैं। अब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को बोला था आपको भारतीय संविधान की आत्मा, ऐसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक ना। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसी को बोला है इन्होंने आत्मा बोला। इनको भारतीय संविधान का निर्माता, वास्तुकार, आर्किटेक्चर वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना। आज जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति थे। कौन आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक रहे थे, ठीक ना। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका, याचिका मतलब क्या हो गया, रिट, कौन सा रिट का उल्लेख आपको नहीं है। प्रतिषेध तो है, अधिकार परीक्षा भी है, परमादेश भी है, उत्प्रेषण भी है, आदेश नामक कहीं है, कहीं है बाबू, नहीं है। परमादेश है लेकिन आदेश नामक नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें भी क्या थोड़ा सा खाली चेंज किए हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पढ़िए बाबू, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। पहले मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में था, तो उसको क्या किया गया है, भाग 3 में अनुच्छेद 31 में था, उसको बाबू 44 नंबर के संशोधन किया गया है। आपको मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार था, और उसको 44वां संशोधन 1978 के तहत हटा करके 300 के ए में डाला गया, अब भाग 12 में डाला गया, और वो बन गया कुछ विधिक अधिकार बन गया, लीगल राइट बन गया। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ 42वां होगा, ये तो गलती हो गया, जैसी गलत हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कथन 1 क्या हो गया, गलत। तो कथन 1 सही सही होगा नहीं, कथन कथन 1 और 2 दोनों सही, कथन 1 और 2 दोनों सही, दोनों आंसर होगा नहीं। अब आंसर, अब आंसर हो जाएगा, चाहे ई होगा चाहे ई होगा। अब आइए,
संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये स्टेटमेंट क्या आपको सही है? इसका मतलब ही हो गया कथन 1 गलत है और कथन 2 क्या आपको है सही है। अब देखिए बाबू, उन मौलिक अधिकार को चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो यहां पर जैसे ही पूछेगा ना, तो भारतीय नागरिकों को कौन प्राप्त है, तो क्या हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। अब इसको इसमें पढ़ के मिलाने का प्रयास कीजिए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो क्या है 19 है। कानून के समझ समता क्या है 14 है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण क्या है बाबू 21 है। अल्पसंख्यक अधिकार 29 और 30 है। तो यहाँ बोलता है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करे जो भारतीयों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। तो इसमें देखिए ये जो 14 है दोनों को प्राप्त है, ये तो आंसर होगा नहीं। तो जहां जहां तू हो पहले काट दीजिए। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा नहीं होगा। आगे आते हैं कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये दोनों को प्राप्त है, मतलब ये आंसर होगा नहीं। तो जहां जहां 4 है काटिए, बस आंसर क्या हो जाएगा आपको ये हो जाएगा बाबू। अब देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा का अधिकार, सेवा का अधिकार में होता है एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा गया तो इसी को पहले डिस्कस करते हैं। सेवा का अधिकार होता है राइट टू सर्विस। क्या बोलते हैं? राइट टू सर्विस। मतलब गवर्नमेंट के तरफ से अलग अलग तरह के आपको क्या सेवा दिया जाता है। तो सेवा क्या एकदम टाइम बाउंड पे होना चाहिए। मान लीजिए हमको वृद्धा पेंशन मिलता है तो सरकार की तरफ से आपको दिया गया क्या आपको सेवा है, तो आपको एकदम टाइम पर पैसा मिलते रहना चाहिए। या सरकार का कोई भी बहुत सर्विस दे रहा है वो टाइम पे मिलते रहना चाहिए। इसी को बोला गया कुछ राइट टू सर्विस। तो राइट टू सर्विस की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो है ये आपका बोल सकते हैं इंग्लैंड से, कहां से? इंग्लैंड से इसका उत्पत्ति हुआ है। और उसके बाद भारत में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने लागू किया था 2010 के आसपास। अब बिहार ने इसको 2011 में लागू किया था। तो सुनिए क्या हुआ। तो मतलब राइट टू सर्विस, सेवा का अधिकार की अवधारणा कौन देश से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन से। भारत में सर्वप्रथम कौन राज्य ने लागू किया? मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य कौन था जो सेवा के अधिकार को लागू किया है? बिहार। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे सुनिएगा। एक होता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब कि आपको सूचना का अधिकार है, जानने का अधिकार है। सरकार कोई पुल बनाया तो आपको जानने का अधिकार है कि पुल में कितना खर्च हुआ है। इसको राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और यह राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है बाबू, यह जो है आपको एक वर्तमान में क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन एक मौलिक अधिकार। क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया। आई 2005 में क्या है आपको एक पारित किया गया था मनमोहन सिंह के सरकार द्वारा। और आपका एग्जाम में पूछा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पारित किया गया? 2005 में। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में, इसको बोलते हैं अंतरराज्यीय परिषद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इंटर स्टेट काउंसिल। हमारे देश में देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच के अलग अलग मुद्दा को लेकर क्या होता है? विवाद होते रहता है। नहीं, मतलब कि केंद्र सरकार क्या है कि राज्य के पावर हड़पने का प्रयास करता है, राज्य केंद्र से कुछ नहीं है। अगर राज्य केंद्र आपस में सहयोग नहीं कर रहा है तो बोल सकते हैं कि देश के लिए अच्छा नहीं है। दोनों के बीच क्या हो बोल सकते हैं कि सहयोग की भावना पनपे। तो इसके लिए क्या है, एक बार पहले बनाया गया था केंद्र राज्य संबंध को कैसे बेहतर किया जाए। उसके लिए बनाया क्या आपको सरकारी आयोग। और सरकारी आयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। सरकारी आयोग से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो सरकारी आयोग का क्या किया गया? इसको गठन किया गया 83 के आसपास गठन किया गया, 87 के आसपास अपना रिपोर्ट दिया था। तो सरकारी आयोग क्या बोला? केंद्र राज्य संबंध को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। इसमें बहुत सारा सुझाव दिया। उसी में एक चीज बोला था कि अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि इसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इसने जोर दिया कि भाई इसको गठन अब कीजिए। अब क्या है कि यहाँ पर गठन किया जाता है। अब देखिए जब केंद्र और राज्य बोल सकते हैं दोनों मिलकर के अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। अब पढ़िए इसको। इसका गठन सच्चर समिति की सिफारिश पे किया गया है? नहीं, सरकारी आयोग के सिफारिश पे किया गया है। सच्चर समिति भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए मुस्लिम क्यों पिछड़ गए, मुस्लिम क्यों पिछड़ गए, उनकी स्थिति को जांच करने के लिए सच्चर समिति का स्थापना किया गया था। ये क्या है? मुस्लिम के पिछड़ापन से क्या आपको संबंधित है। तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब कौन सही नहीं है? तो आपको पकड़ा गया ना जी, सही नहीं है। बाकी देख लीजिए, पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जून 1990 में किया गया, सही है।
इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, सही बात है। और इसके गठन की चर्चा अनुच्छेद 263 में है। ये सब क्या आपको सही स्टेटमेंट है। अब देखिए, अभी जानते हैं कि चुनाव आयोग से मतलब राजनीतिक दल से क्वेश्चन पूछा गया। सुनिए, अभी जानते हैं हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव हुआ है तो चुनाव से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो करंट अफेयर में वो जो चुनाव हुआ उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, या चुनाव आयोग को स्टैटिक टॉपिक से क्या कर सकता है, इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ बोलता है कि किसी राजनीतिक दल को क्या है, राष्ट्रीय दल बनना है तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए, कोई दल है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में या राज्य स्तरीय दल या निबंधित दल के रूप में मान्यता कौन देता है, आपको केंद्रीय चुनाव आयोग। एक होता है केंद्रीय चुनाव आयोग, होता है राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य चुनाव आयोग खाली बाबू क्या है, स्थानीय निकाय का चुनाव करवाता है। बाकी हमारे यहाँ जितना चुनाव होता है केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। समझ में गया। तो अब क्या है, केंद्रीय चुनाव आयोग क्या करेगा, किसी दल को मान्यता देगा कि राज्य स्तरीय है, मतलब राष्ट्रीय स्तर के है। तो राष्ट्रीय स्तर स्तर के पार्टी बनने के लिए 3 कंडीशन है। कितना? 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि 4 या 4 से अधिक राज्य में अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है या विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो जितना भी वोट डाला गया है, वैलिड वोट का कितना कम से कम है, 6% मत प्राप्त करना है। प्लस साथ ही क्या करना है कि 4 गो लोकसभा क्या करना है, सीट भी प्राप्त करना है। फिर अगला क्या बोलता है कि लोकसभा का अगर ये कंडीशन पूरा किया तो मिल जाएगा, अगर ये कंडीशन नहीं पूरा किया तो अगला कंडीशन पूरा कीजिए कि लोकसभा में 2% सीट क्या करना, आपको प्राप्त करना है। वो भी क्या है, 3 विभिन्न राज्य से, 3 या 3 से अधिक राज्य से। ये दोनों सही है। अब आते हैं तीसरा कंडीशन क्या है, या तो अगर ये प्राप्त नहीं करता है, कोई पार्टी अगर 4 राज्य में कम से कम क्या है कि राज्य स्तरीय पार्टी बन गया, तो उसको क्या है कि राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बनाया जा सकता है। इसे बात करते हैं आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी क्या है, आपको 4 राज्य में क्या बन गया, राज्य स्तरीय पार्टी बन गया, तो उसको दे दिया गया राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के रूप में दर्जा दे दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, ई वाला जो है कि राज्य में हुए लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% सीट प्राप्त 6% मत प्राप्त करेगा, प्लस 1 लोकसभा सीट प्राप्त करेगा। तो ये जानते हैं किसका है, ये है राज्य स्तरीय दल बनने की क्या है, योग्यता है। किसका? राज्य स्तरीय दल बनने की योग्यता है। ये आपको केंद्रीय स्तर का या राष्ट्रीय पार्टी बनने का वो क्या है, कंडीशन नहीं है। बोलता है कौन जरूरी नहीं है, तो ये वाला जरूरी नहीं है। हाँ, बाकी ऊपर वाला क्या है, जरूरी है। अब आइए, मुख्य चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, हमारे यहाँ क्या ना कि जब चुनाव आयोग बनाया गया था तो इसकी चर्चा किया गया था बाबू, आपको क्या, अनुच्छेद 324 में, और भाग कितना बाबू, 15 में। भाग 15 में अनुच्छेद क्या है, 324 से 329 तक क्या है, आपको केंद्रीय चुनाव के बारे में चर्चा किया गया था। तो शुरू में जब केंद्रीय चुनाव आयोग बनाया गया था, तो चुनाव आयोग में क्या था, एक ही को सदस्य होता था, उसी को चुनाव आयोग बोल दिए, जो बोलना बोल दिए। लेकिन जब हमारे यहाँ वोट देने का उम्र पहले शुरू में 21 था, उसको घटा के 18 किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 88 में किया गया था, 89 में ही लागू हुआ था। तो क्या हुआ कि चुनाव आयोग का कार्य बढ़ गया, तो इसमें 2 और सदस्य की नियुक्ति किया गया, ठीक ना। तो 2 को बोल दिया गया अन्य चुनायुक्त, आयोग को बोल दिया गया मुख्य चुनायुक्त। तब यहाँ पर पूछता है हटाने की प्रक्रिया। सुनिए, अगर अन्य चुनायुक्त को हटाना है तो हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल क्या आपको सिंपल है। ये आपको मुख्य चुनायुक्त राष्ट्रपति को बोलेगा, राष्ट्रपति हटा देगा। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं कि मुख्य चुनायुक्त को हटाना है, तो इसका हटाने का प्रक्रिया बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उस प्रक्रिया से इसको हटाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है कि संसद के दोनों सदन से क्या होगा, पारित करवाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो मतलब संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, और संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से किसी को हटाना बड़ा ही क्या होता है, मुश्किल काम होता है। तो मतलब यहाँ हो जाएगा कि मुख्य चुनाव को हटाने की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्र द्वारा नहीं, संसद द्वारा। एगो सांसद एगो सांसद है, तो यहाँ क्या बनाएंगे आपको बाबू, संसद बनाएंगे, ये हो जाएगा संसद, ठीक है ना। चलिए, एकमात्र राष्ट्रपति जो पहली बार चुनाव हार गए और अगला बार निर्विरोध चुने गए, तो ना से नीलम संजय रेड्डी और ना से निर्विरोध, ना से नीलम ना से निर्विरोध। तो पहला बार चुनाव में खड़ा हुआ तो हार गए, और उसके बाद फिर अगला बार चुनाव हो रहा था, खड़ा हुआ तो कोई इनके विरुद्ध में खड़े नहीं हुआ, ठीक ना। तो मतलब क्या हो गया, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। इनसे यही क्वेश्चन पूछता है। अगला क्या बोलते हैं, पी आर नारायण की बात करते हैं। ये भारत के प्रथम क्या है, दलित राष्ट्रपति हैं।
राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या है, प्रथम राष्ट्रपति, और लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए हैं, प्लस की सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। इनको 50 में बनाया गया, तो 2 साल तो ऐसे ही रह गए, मतलब बिना चुनाव, वो तो मनोनीत किया गया था। अब फिर 52 में क्या हुआ, चुनाव हुआ, 52 से 62 तक क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। तो मतलब टोटल क्या 12 साल ही रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया बिहार दुर्गा में, सबसे लंबा समय तक भी, और कितना साल तक, 12 साल तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं, ये भी भारत के राष्ट्रपति बने हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम क्या है आपको, मुस्लिम है। और प्लस क्या है कि अपना पद पर थे वही दौरान इनका मृत्यु हो गया था। तो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आइए, देखिए हमारा संसद में 2 घर है। एक बाबू क्या संसद हो गया, तो एक क्या होता है लोकसभा, नीचे वाला को बोलते हैं लोकसभा, और इसको बोलते हैं राज्यसभा। इसका कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल के बाद क्या होता है, इसका विघटन हो जाता है। जबकि राज्यसभा की बात करते हैं, यह क्या परमानेंट चलने वाला हाउस है, इसका बाबू कार्यकाल कभी समाप्त आपको नहीं होता है। समझ में गया। तो ये क्या अस्थायी या परमानेंट मेंबर हो गया, इसको बड़ों का मेंबर बोलते हैं या उच्च सदन बोलते हैं। इसमें क्या क्या देखिए, इसके एक सदस्य जब चुनाता है ना, तो 6 साल के लिए क्या होता है, चुनाता है, 6 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। लेकिन सारा के सारा सदस्य एक बार रिटायर नहीं करेगा। उसमें क्या होता है कि आपको 1/3 सदस्य क्या होता है, प्रति 2 वर्ष से क्या होता है, रिटायर करता है, इसीलिए इसमें हमेशा मेंबर बना ही रहता है। तो ये बाबू क्या हो गया कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, सही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। आगे चलिए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर कर जाते हैं, सही है। राज्यसभा गठन 1958 में हुआ था, नहीं, राज्यसभा गठन किया गया था आपको 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। और इसका पहला बैठक किया गया आपको 13 मई 1952 को। क्या बोले कि इसका गठन कब किया गया, 3 अप्रैल 1952 को। और इसका पहला बैठक कब किया गया, 13 मई 1952 को, ठीक ना। तो ये वाला क्या हुआ, आपको गलती दिया गया है, और बाकी मतलब यही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। देखिए राज्यसभा में मैक्सिमम 250 को मेंबर हो सकता है, जिसमें से 238 का क्या होगा, चुनाव होगा। अब 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, इसके लिए चुनाव नहीं होगा। ये मनोनयन का प्रक्रिया हमने लिया आयरलैंड के संविधान से, जबकि निर्वाचन की प्रक्रिया लिया कहां से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अनुच्छेद 123 सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। देखिए अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 213 ये दोनों एक तरह के हैं। ये क्या है, ऑर्डिनेंस या बोल सकते अध्यादेश की बात करता है। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ कानून बनता है अगर केंद्र में, तो लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तब बनेगा। लेकिन हम मान लेते हैं क्या कि राज्यसभा चल रहा है, लोकसभा उस समय नहीं चल रहा है, बैठक उसका नहीं हो पा रहा है, या तो दोनों हाउस नहीं चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगा। टेम्पोररी जो कानून बनाया जाता है उसी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। तो हमारे इंडिया की बात करते हैं, ऑर्डिनेंस सिस्टम की शुरुआत किया है लॉर्ड कैनिंग ने। कौन किया है, लॉर्ड कैनिंग ने किया है। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश क्या होता है, टेम्पोररी कानून होता है। केंद्र में क्या है कि जब एक हाउस या दोनों हाउस नहीं चल रहा है तब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब दोनों हाउस चल रहा है वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता है। अब आते हैं बाबू, ये क्या है, राज्य में राज्यपाल। अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार में 2 हाउस है, बिहार में विधानसभा विधान परिषद है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाएगा, जब क्या है कि विधानसभा या विधान परिषद नहीं चल रहा या दोनों नहीं चल रहा है तब जारी किया जाएगा। अगर दोनों हाउस चल रहा है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो यही बाबू क्या हो गया, अध्यादेश हो गया। तो ये तो गलती हो गया ना, कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। अब हो सकता है सब आपको पता हो या ना हो, लेकिन एक यह बाबू पता होना चाहिए, है ना। अब आते ही वाला अनुच्छेद 129 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा ना, उसके निर्णय को सभी जगह माना जाएगा बिना कोई प्रश्न के हुए। उसके निर्णय को हाई कोर्ट मानेगा, है ना, और नीचे वाला सब कोर्ट क्या करेगा, मानेगा। तो इसी को बोलते हैं कि क्या है, अभिलेख न्यायालय है। ये क्या आपको सही है। अब क्या करना कि मान ले कि तो आप देखिए सेट बनाइएगा ना, तो मान लेते ही आपको पकड़ा गया। अब होता क्या ना कि पकड़ा के हम आंसर बना लिए, सही हो गया, अब चल गया आगे। ये हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे। अब क्या कीजिएगा, सेट बनाते वक्त होगा कीजिए, फिर रट लीजिए
कि 129 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय है। तो फिर पढ़िएगा तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय है। वैसे इंटरलिंक करके पढ़िएगा, तब जाके बोल रहे हैं कि तैयारी आपका हो रहा है। आगे चलिए, अनुच्छेद 137 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं के दिया गया निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। ये भी क्या आपको सही है? मतलब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम सलमान खान नहीं है, एक बार जो कमिटमेंट कर दिए तो फिर मैं अपने आप का भी नहीं सुनता, ये क्या बोलता है कि हम सुनते हैं। अनुच्छेद 140 क्या बोलता है, राष्ट्रपति को अगर कोई विधिक मामला में सलाह की आवश्यकता है, वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। उस सलाह लेगा, अब सलाह मानना ना मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति को दिया गया सलाह सुप्रीम कोर्ट देता है, वो बाध्यकारी है कि नहीं है? बाध्यकारी आपको नहीं है। अगला पॉइंट बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है? तो जो सलाहकारी जो शक्ति है, ये केवल किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, लेकिन हाई कोर्ट सलाह नहीं दे सकता। तो ये भी याद कर लीजिएगा दोस्त। अब देखिए, जिला प्रशासन बोलता है कि जिला प्रशासन मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि पटना जिला है, तो पटना जिला के अंदर में क्या है, इस जिला क्षेत्र के अंदर में सरकार के पॉलिसी लागू करना है, या जो भी सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं वगैरह होता है, नियम कानून मेंटेन करना है, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना है, सब क्या आता है, जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बात करते हैं जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन में भी हो सकता है, जिला क्षेत्र में कानून का व्यवस्था हो सकता है, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन हो सकता है, क्योंकि देखिए जिला को चलाने के लिए राजस्व भी तो इकट्ठा करना पड़ता है, ये भी हो सकता है। जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन माने विकास करना, ये भी हो सकता है। तो यहाँ सब हो सकता है, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन सब हो सकता है। लेकिन समझिएगा, अगर हम लोक प्रशासन बोल दिए तो ये सब क्या है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है, ये सब क्या आता है, लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। अगर इनमें से रहता कि सभी आपको चुनना, तो आंसर क्या होता है, इनमें से सभी रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू कि खाली क्या है कि लोक प्रशासन दिया गया और इसमें चुनिएगा, तो अब क्या है कि एक से अधिक आंसर है। तो यहाँ पर अगर लोक प्रशासन अगर चुनते हैं तो लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या आता है, सारा इसमें चीज आ जाता है। तो आंसर क्या चुनिएगा फिर, लोक प्रशासन चुनिएगा। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन ई दिले हुआ कहीं, तो ई बनाना पड़ेगा। अगर इनमें से रहता कि इनमें सभी, तो क्या बनाता, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन क्या, आपको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो पहले सुन लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष को बोलते हैं लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है, समझिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा का जैसे चुनाव होगा ना, राष्ट्रपति एक टेम्पोररी अध्यक्ष बनाएगा और उसको बोलते हैं प्रो टेम स्पीकर। उसका काम क्या है कि जितना नया नया सदस्य चुना करके आए हैं, सबको शपथ दिलवा देना। फिर राष्ट्रपति को डेट घोषित करेगा अध्यक्ष के चुनाव का। अब क्या होगा कि उस डेट को जितना लोकसभा के सदस्य है, चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के, सब मिल क्या करेगा, एक अध्यक्ष का क्या करेगा, चुनाव करेगा। अब अध्यक्ष चुना गया, तो अध्यक्ष फिर क्या करेगा, उपाध्यक्ष का क्या करेगा, डेट घोषित करेगा चुनाव का। अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष काम करेगा, और उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो एक सभापति है, क्या होता है, पैनल होता है जो काम करता है। अब हम अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्षता हम कर रहे हैं, तो समान तो अध्यक्ष होता है बाबू, सत्ता पक्ष है, क्या होता है, सत्ता पक्ष का। तो हम मान लेते हैं कि अध्यक्ष है, तो हम क्या करेंगे, पहला बार मान लें कि बिहार में दारूबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, माने ऐसा आया है, कानून बनाना है। केंद्र की बात करते हैं, केंद्र में वो पूरे भारत में दारू बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वोटिंग हो गया। मान लें कि 100 को सीटें समझने के लिए, तो 50 को हाँ और 50 को ना, ये बरोबर हो गया ना। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, फाइनल वोट देंगे, उसी को बोलते हैं निर्णायक वोट, उसी को बोलते हैं कास्केडिंग वोट बोलते हैं। पहला अवस्था में हम अध्यक्ष हैं तो हम वोट नहीं देंगे, ठीक ना। जबकि उपाध्यक्ष रहेगा तो एक सिंपल मेंबर जो बना रहेगा, वोट क्या करेगा, देगा। ये तो हो गया कि हम खाली निर्णायक मत देंगे। अगला पॉइंट क्या है कि मान लेते क्या है कि हम कोई करप्शन तरप्शन कुछ हम पड़ा गए हैं, या हमारा ऊपर क्या हटाने का विचार लाया जा चुका है, तो हम अब अध्यक्ष नहीं है। तो हम अध्यक्ष नहीं है तो हम जैसे नीचे उठ के उधर, मतलब यहाँ से उतर करके नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन हम लोकसभा का मेंबर है कि नहीं है, मेंबर है। लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए कि लोकसभा का मेंबर होना अनिवार्य है। तो अब पहला बार वोटिंग होगा ना, तो हमारा हटाना का विचार आ चुका है, तो हम एक सिंपल सदस्य के रूप में वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि हम फाइनल वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम क्या है, अध्यक्ष अभी नहीं है। ये क्लियर हो गया। जबकि यही राज्यसभा में चलेगा, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति बोलते हैं,
और सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। फाइनल वोट तो देगा, लेकिन जब उसको हटाने का विचार आ जाएगा तो बाबू क्या हो, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो पहला वोट नहीं देगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अब आइए बाबू बनाइए। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं में ही से अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। देखिए यहाँ से स्टेटमेंट तो क्या है आपको सही है। अब बात है कि ये आप जानते हैं तो सही बात है, और नहीं जानते हैं तो भाई कुछ कोई उपाय नहीं है। अनुच्छेद जानते हैं तो सही, और नहीं तो भाई कोई उपाय नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। मतलब इसका मतलब ही हो गया कि अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है। आगे चलिए। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प आ चुका है, तो भी लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। और जब हटाने का विचार आ चुका है तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं देगा, लेकिन पहला मत दे सकता है। तो क्या हो गया? गलती हो गया। कौन सही नहीं है? पकड़ा गया। ये सही नहीं है। बाकी पढ़ लीजिए। लोकसभा में निर्णायक मत देता है, हालांकि विधेयक पर पहली बार वो मत का प्रयोग नहीं करता है। सही है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, अब प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। ये क्या आपको है? सही है। अब देखिए बाबू, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं होता है? देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ब्रिटेन के महारानी के जैसा इसका पावर है। नाम के है, काम के नहीं है। नाम मात्र के देश का क्या है? हेड है, संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो तुलना करने के लिए बोलेगा तो कहाँ से तुलना करेंगे? ब्रिटेन के महारानी से। अब आते हैं, हमारे यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, निर्वाचित होगा। यही प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। लेकिन निर्वाचन जैसे अमेरिका में होता है वैसे हमारे यहाँ नहीं होगा। हमारे यहाँ निर्वाचन कहाँ होगा? आयरलैंड के संविधान जैसा। तो हम कहा कि हैं कि आयरलैंड से लिए हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होता है कि संसद के लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेगा, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग आपको नहीं लेगा। पहला चीज। अगला क्या बोले, इसके अलावा राज्य की बात करते हैं तो राज्य का जो विधानसभा होता है उसका निर्वाचित सदस्य भाग लेगा, और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में जहां जहां विधानसभा है वहां के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेगा। समझ? लेकिन वहां पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। अगला पॉइंट क्या है कि राज्य का जो विधान परिषद होता है वो भाग आपको नहीं लेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या बोले है, कौन कौन चुनाव में शामिल नहीं होता है? तो संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेता है बाबू। अच्छा नहीं, संसद के मनोनीत सदस्य ना, हाँ तो ये भाग नहीं लेगा। आते हैं राज्य विधान परिषद सदस्य, ये भी भाग नहीं लेता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो भाग लेता है, ये भाग लेगा। तो बोलता है कौन शामिल नहीं होता है? सही तो शामिल होता है। तो यही वाला आंसर आपको नहीं होगा तो 3 काट दीजिए, 3 काट दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत बाबू? बाकी आपको क्या करना है, जब भी पढ़िएगा तो फिर पढ़िएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन क्या प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? देखिए अनुच्छेद 40 में क्या था, नीति निर्देशक तत्व में पंचायत के गठन की चर्चा था। बाद में क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हमारे यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज लागू किया गया, और 11 अक्टूबर 1959 को कहां से? आंध्र प्रदेश से। तो प्रथम 2 राज्य बन गया, पहला राजस्थान, दूसरा कौन बन गया? नागौर बन गया। तो यहाँ पूछ ले कि पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश में बाबू। अब पहला, अब सुन लीजिए, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पंचायती राज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और पंचायती राज में खास करके बात देखिए, एक होता है ग्रामीण शासन जिसको पंचायती राज बोलते हैं, एक होता है शहरी शासन जिसको नगर निगम से बोलते हैं। ये दोनों टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, दोनों को रिलेट करके बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन भर भर आता है, ठीक है ना। बाकी तो पंचायती राज जहाँ बतेले वहां तो बतेबे करेंगे, है ना। अब आइए बाबू, एक क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर से। अभी देखिए आपका बिहार द्रोह एग्जाम में अभी रूठा हुआ है, कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं डाल रहा है, लेकिन आप रेडी रहिए, कभी भी बाबू क्या है सरप्राइज आपको मिल सकता है, ठीक है ना। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है, 0 और 1 के। और बाकी जो हम बाबू
सी लैंग्वेज होता है, जावा होता है, पाइथन होता है, वो सब जब करते हैं ना तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए। बाबू क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या बोले कि कंप्यूटर क्या होता है, केवल बाइनरी, क्या बोलते हैं, केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप बाबू, सी नंबर हो जाएगा। अब आइए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीबी इसलिए है क्योंकि गरीब लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। इसीलिए क्या है, कोई गरीबी को खत्म नहीं करना चाहता है। इस समाज शास्त्र का कंसेप्ट है। देखिए, दो कंसेप्ट समझिए। एक तो ये कंसेप्ट, एक होता है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। एक होता है गरीबी का कल्चर, एक होता है एक्सेलेंस का कल्चर। जैसे एग्जांपल किया है, जैसे मान लीजिए कि आप तैयारी किए हैं, आप तैयारी किए हैं दरोगा का, यूपीएससी वगैरह जो भी तैयारी की, आपका मान लीजिए यूपीएससी ना हुआ, लेकिन आपका बाल बच्चा क्या होगा, संभावना है कि जल्दी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सब आइडिया हो गया, प्लस आपके यहाँ कल्चर डेवलप हो गया शिक्षा का। आगे बात करते हैं, गांव की बात करते हैं। मैक्सिमम जगह देखिए क्या है कि बाप आएगा, है ना, बेटा बैठल है, तो तू ही पढ़वही रे सार, तू ही पढ़वही, तू ही पढ़वही। ऐसे करते करते माए बहन सब करना शुरू कर देगा, लेकिन बैठ के पढ़ाएगा नहीं, खाली बोले कि पढ़वही रे, पढ़वही रे, पढ़वही रे। लेकिन वही बाबू देखिएगा, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, कितनों बाबू थक के आएगा, शाम का बैठ के एकदम बढ़िया से बोलेगा, बेटा जी आज क्या पढ़ाई हुआ। गाँव का आदमी बेटा जी बोल देगा, बाप रे बाप ना, इज्जत डाउन हो जाएगा जी। नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या, उसके यहाँ क्या कल्चर ऑफ पॉवर्टी है। कुछ कल्चरल चीज होता है जो आपको आगे बढ़ाता है। कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ किसी का नौकरी हो गया तो सबका होते जाता है, क्योंकि आपके यहाँ कल्चर आ गया है क्या, नौकरी वाला, और बाकी के यहाँ नहीं है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात बोला है कौन आपको, ऑस्कर लुइस। ये भी ध्यान रख लिख लीजिएगा, कल्चर ऑफ पॉवर्टी कौन बोला है, ऑस्कर लुइस बोला है। जबकि ई बोलता है कि गरीबी इसलिए है क्योंकि गरीब लोग क्या है, अमीर के लिए कुछ काम करते हैं। अगर गरीब सबको अमीर बना दिया जाए तो भाई कौन काम करेगा जी, कैसे पता लगे कौन अमीर है कौन गरीब है, नहीं समझे। अगर सबको अमीर बना दिया जाए तो भाई पैखाना कौन साफ करेगा, झाड़ू कौन मारेगा, पोछा कौन मारेगा। इसलिए गरीबी क्या है, जरूरी है। और समाज में जिसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन है उस समाज में रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, करप्शन खत्म कर देंगे। यही पर नीतीश कुमार जी बोले थे, मर्डर हो गया था तो कोई पूछा था कि मर्डर हो गया क्या कहेगा, तो कह रहे यही सब कभी खत्म होगा। तो बात सही है बोले थे, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है ना कि अब खुद क्या है, राज का हेड है। अब राज का हेड जब ये बात बोल देगा ना, सच्चाई ना, तो अपराधी के मन से डर क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हमको भी पता है कि हाँ सब पढ़े सबको नौकरी नहीं होगा, लेकिन जब हम ये बोल देंगे कि बाबू पढ़े से नौकरी नहीं होगा, फिर आइएगा आप, नहीं तो कितनों कमजोर रहिएगा, बोलेंगे ना भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, कर सकता है। कई बार होता क्या है ना, लोग कर भी लेता है, जब उसको विश्वास दिलाइएगा ना तो क्या करता है, कर लेता है। कई बार ये भी देखा गया प्रयोग करके कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रोज रोज यकीन दिलवा दिया कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। रोज रोज बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, आप नहीं कीजिएगा। आप जानते हैं, नोटिस कीजिएगा, हम लोग परिवार की बात करते हैं, हम आप ही लोग के परिवार के जैसा है, मतलब कि गरीब गुरबा के घर के, खेत में काम करे वाला। तो हम लोग के घर में क्या है ना कि बोल दीजिएगा ना कि हमको दरोगा बनना है, बोल दीजिएगा, पहले देखेगा आप गार्जियन में ऊपर नीचे, है ना। बोला कि पहले, है ना, पहले मैंने बोलेगा कि पहले ग्रुप डी तो निकाल दे, पहले ही तो निकाल दे, समझ रहे ना। तो यही बात क्या है वो, बड़ा घर की बात बोलते हैं हम, देखें वहां पर क्या होता है कि उसके यहाँ नहीं, मतलब उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, फिर भी बेटा को भेज लिया, रोज बोली थी कि नहीं बेटा आप बहुत बढ़िया कीजिएगा, बहुत बढ़िया कीजिएगा वो। तो बेटे को सोचता है कि सही में हम बढ़िया लड़का कहाँ हैं, लगता है कि हम पढ़ाई में तेज हैं। हम लोग देखते हैं जब जब कॉपी जांच किया जाता है बिहार बोर्ड में, तो 100 में 100 नंबर कभी नहीं आते, कितनों तो बना दीजिए। अब तो नंबर आने लगा है, हम लोग समय फर्स्ट डिवीजन आ गया ना तो बाप फर्स्ट डिवीजन आ गया जी, ऐसे था। कलेजा काट के देने में लगता है कि भाई कॉपी जांच वाला देता है। लेकिन जो आपको इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई होता है वहां पर क्या होता है, 100 में 100 आ रहा है लड़के से, 100 में 100 आ रहा है लड़के से, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बैठ गया है ना कि हम तो गर्दे मचा देंगे। और आपका अंदर पूरा होता है, फिर भी उस तरह के बाबू क्या है, कोई बढ़ाना देने का प्रयास नहीं कर रहा, ठीक ना। ये बहुत बाबू क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या है, काम करता है सब चीज। अमीर आदमी ज्यादा मेहनत नहीं करता बाबू, या जो बड़ा घर में होता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जैसे आप लोग गांव में क्या है, अब तो दरोगा एक आध को दिखाई देने लगा सब जगह, है ना। पहले खाली ग्रुप डी दिखाई देता था कहीं कहीं, तो हम लोग भी ग्रुप डी की तैयारी करते थे। अब आज जो सोशल मीडिया का दौर है ना, कम से कम क्या है कि सब जगह इस सूचना पहुंच गया है। बीपीएससी का फॉर्म आता है, सब जान जाता है कि बीपीएससी का फॉर्म आ गया। कम से कम जुनून तो क्या हो गया, आ गया। तो इसी करते करते हो सकता है कुछ लोग अब क्या करेगा, तैयारी करेगा, निकलेगा, ठीक है ना। बाकी अब ज्यादा हो जाएगा, ये जाते हैं ना। तो गरीबी इसलिए है क्योंकि गरीब लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, और जिसका भी समाज में क्या है उपयोगिता है वो रहेगा। करप्शन की बात करते हैं, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है।
तो जो बोलते हैं ना कि जब तक करप्शन खत्म होगा तब तक हम फॉर, अरे भाई बता तो दिए, इसका हर्बर्ट गन्स, इसका हर्बर्ट गन्स, द कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ऑस्कर लुइस। आइए बाबू, अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी प्रोग्राम। देखिए, जब कोई रहेगा इसे हिंदी में ना, तो उसको अंग्रेजी में करके पढ़िएगा, फुल फॉर्म वाला हिंदी में पढ़िएगा तो एग्जाम में काम हो जाएगा गड़बड़। सुनिए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी प्रोग्राम मतलब ये एक एजेंसी है जो डिस्ट्रिक्ट में क्या है, गरीबी खत्म करना है या गांव का विकास करना है ना, उससे संबंधित क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना। तो यह बाबू क्या है, कब बनाया गया था, तो यह 1999 में बनाया गया था। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, रटी है, फिर रटे वाला क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अब आते हैं बाबू क्या, रेफरेंस ग्रुप। ये क्वेश्चन पहले भी हम सेट कर चुके हैं, अगर याद होगा तो, ये सही हुआ है, लेकिन वहां पर ऑप्शन अलग था, यहाँ पर अलग है। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, जैसे बाबू क्या है कि आप किसी के जैसा बनना चाहते होंगे, नहीं, अनुष्का शर्मा लहंगा पहनी तब लड़की को बोला कि हम वही लहंगा पहन, हम तब वही ब्याह करेंगे, नहीं। तो मतलब रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, किसी को मान लिया कोई चीज आइडियल, ये हो गया आपका, ये व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह, इसको आप मान लिया आइडियल, और उसके जैसा क्या कर रहे हैं, बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो गया, रेफरेंस ग्रुप। कोई क्लास का टॉपर है, उसके जैसा आप बनना चाह रहे हैं, तो वो हो गया रेफरेंस ग्रुप, है ना। कोई क्या है, खेसारी लाल जैसा बनना चाहता है कि हम उसी गाना गाएंगे, उसी नाचेंगे स्टेज पर, तो उसके लिए क्या हो गया, रेफरेंस ग्रुप हो गया। कोई हो सकता है बाबू क्या कि वो कवि कौन अभी चल रहा है, कौन बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई, हाँ, कोई लॉरेंस बिश्नोई क्या मान लिया, अपना आइडियल मान लिया, नहीं, तो उसके लिए लॉरेंस बिश्नोई क्या है, आपको कौची हो गया, रेफरेंस ग्रुप हो गया। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, हो सकता है वो कोई व्यक्ति हो जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, मतलब वो आपके लिए क्या एक्सप्रेशन है कि उसके जैसा हम क्या करेंगे, बनेंगे, बन के दिखाएंगे, तो मतलब वो क्या हो गया आपके लिए एक एक्सप्रेशनल ग्रुप हो गया, जिसके जैसा क्या आप बनना चाहते हैं। समान तौर पर जानते हैं, रेफरेंस ग्रुप को हम पॉजिटिव ग्रुप में लेंगे, तो समाज में जो ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेते हैं, उनके जैसा हम लोग क्या करते हैं, बनना चाहते हैं। जैसे कोई यूट्यूबर बड़ा है, हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो उनको अपना हम आदर्श मानेंगे। कोई क्रिकेट खेलता है, उस सचिन तेंदुलकर को या विराट कोहली को अपना आदर्श मान सकता है, तो वही क्या हो गया, रेफरेंस ग्रुप हो गया। हिंदी में बोलते हैं संदर्भ समूह, संदर्भ समूह बोलते हैं। ठीक है, अगला दोस्त, बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन है जिसने जातीय जनगणना की शुरुआत किया है। देखिए, जातीय जनगणना की बात करते हैं ना, पहले जनगणना की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना शुरू हुआ, लेकिन वो रेगुलर और नियमित जनगणना नहीं था। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में, 1881 में नियमित जनगणना क्या हो गया, आपको शुरुआत हो गया। और तब से 10 साल पर हमारे यहाँ जनगणना होता है। लास्ट जनगणना हमारे यहाँ कब हुआ, आपको 2011 में हुआ है। 21 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया, ठीक ना। अब सुनिएगा, और भी कारण है, खाली कोरोना नहीं है, और भी इसका राजनीतिक कारण होता है, ठीक ना। सरकार कोई भी निर्णय लेती है ना, तो उसके पीछे क्या होता रहता है कि हमें इससे फायदा है कि नहीं है, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भी निर्णय लो, देखते हैं। तो चुनाव के समय क्या है कि दिया गया ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, पहले भी दिया जा सकता था, नहीं, महिला के लिए लाया गया कुछ बिल कि महिला को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, चुनाव के समय क्यों लाया जाता? ये प्रत्येक सरकार यही करती है। सरकार का राजनीतिक दल का काम ही है सत्ता में किस तरह से आपको रहना। अगर देखिए, अगर क्या सही मुद्दा पर चुनाव कोई लड़ेगा ना, तो कभी जीत भी नहीं पाएगा। अगर सही मुद्दा पर चुनाव लड़े, कभी जीत ही नहीं पाएगा। अगर सच सच आपको बात बता दिया जाए, सच सच बात बता दिया जाए, तो कोई टिकेगा, कोई नहीं टिकेगा, नहीं समझे। माने सच्चाई बड़ा खतरनाक होता है, सच बात बड़ा क्या होता है, खतरनाक, बड़ा चुभता है एकदम, है ना। भाई यहाँ पर तो समझिए क्या हुआ, सबसे पहले अगर हम देते हैं जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो 1931 में क्या हुआ, शुरुआत हुआ। भारत में जातीय जनगणना कब शुरू किया गया, 1931 में किया गया। और फिर क्या है कि बाबू 2011 में भी किया गया, लेकिन जातीय जनगणना को जाहिर नहीं किया गया। वो जो केंद्र में सरकार होगी, उसको लगा होगा कि इस जातीय जनगणना जारी करेंगे, कुछ घाटा हो सकता है या जो भी राजनीतिक मुद्दा कुछ बन सकता है, तो नहीं जारी किया गया। फिर क्या है कि यहाँ पर 2023 में क्या है, बिहार का किया, जातीय जनगणना करवाया, ठीक ना। तो देखिए, जातीय जनगणना करने से फायदा भी है, घाटा भी है। फायदा क्या हो गया कि कौन जाति कितना है, कौन समाज में कितना है,
उसके अनुसार उसको क्या मिलेगा, आगे बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दूसरा घाटा क्या है, तो इसको क्या है, वोट के रूप में क्या है ना, वोटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पर आते हैं। हाँ, अब क्या है कि दूसरा राज्य क्या बना है बाबू आपको, आंध्र प्रदेश क्या बना है, आंध्र प्रदेश बना है, जो जातीय जनगणना की शुरुआत किया है, भी हो जाएगा। अब बाबू क्या है कि माध्यिका लुप्त होने का कगार पर, यह क्या है, यह क्या है, केरल की क्या भाषा है, केरल की एक भाषा है जो क्या है, लुप्त होने के कगार पर है। ई बाबू बना है, पेंडेलाल लक्ष्मी प्रिया का संबंध क्या है। देखिए एक क्या तेलंगाना आंध्र प्रदेश के हैं, सॉरी हैदराबाद के, तो हैदराबाद वर्तमान में कहाँ पड़ेगा, तेलंगाना में, तो तेलंगाना के हैं। इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। एक कौन फील्ड से है, तो किच्चीपुड़ी नामक नृत्य करते हैं, किच्चीपुड़ी नामक या कुचिपुड़ी नामक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना हुआ है, तो ओकरो क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा वो, नृत्य हो जाएगा। अब जैसे हम किच्चीपुड़ी बोले ना, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, भारत में जितना शास्त्रीय नृत्य है ना, किच्चीपुड़ी कहाँ है, भरतनाट्यम कहाँ है, ओडिसी कहाँ के है, सत्रिया कहाँ के है, सत्रिया तो आपका दुर्गा में पूछा भी गया है ना। चलिए, साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास कौन कौन देश के बीच हुआ है, भारत और मिस्र, तो यहाँ तो मिस्र है ही नहीं है, तो इजिप्ट को ही बोलते हैं मिस्र। अब जैसे ही पढ़िएगा इजिप्ट आएगा ना, इजिप्ट के बारे में दो चार क्वेश्चन आ जाना चाहिए। मिस्र को बोलते हैं नील नदी का देन बोलते हैं, नहीं, फिर क्या है कि वहाँ गीजा का पिरामिड है, तो ऐसा ऐसा कुछ दिमाग में आना चाहिए। फिर वहां का बांध दिमाग में आना चाहिए बाबू। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, आइए। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक वाराणसी में खोला जाएगा, सही है। देश का पहला आईआईटी, ये आईआईटी है बाबू, आईआईटी सैटेलाइट कैंप कहाँ खोला जाएगा, उज्जैन में, है ना, आई लिखा गया है। एमएसपी योजना लाभा कौन शुरू किया है, तो आप देखिए यहाँ पर एमएसपी दिया गया है, तो जैसे पढ़े दिमाग में आना चाहिए एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तक कौन देता है, कैसे प्रदान किया जाता है, सब फसल के लिए दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, समझा, ये सब दिमाग में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो तैयारी आपका नहीं हो रहा है। ये सही है बाबू। हाईपुरम त्योहार, तो था हाईपुरम तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के अलावा जो है ना, ये बाबू बोल सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया है ना, वहां पर ही मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए, हाईपुरम हो जाएगा, ये सही नहीं है। 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का 1971 में स्थापना किया गया था, 25 जनवरी 1971 को, ठीक ना। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो 6 नवंबर 2000 को। और उत्तर प्रदेश को पहले बोलते थे, अच्छा, अच्छा सॉरी गड़बड़ा गया, हाँ, 1915, 1915, एक को बाबू उत्तराखंड, और 9 को कौन हो गया, छत्तीसगढ़, अब 15 कौन, झारखंड। अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को नेफा बोलते थे, बता चुके हैं पहले। इसका स्थापना शायद फरवरी में हुआ था, 20 फरवरी से हुआ था, देख लीजिएगा, 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को इसका स्थापना हुआ था। अच्छा, ये क्वेश्चन पिछले लेसन में कौन था बाबू, जैसे होता है क्या ना कि बोल दिए थे कि बता देंगे, हम खोजे, हमको ध्यान नहीं रहा कि कौन क्वेश्चन था। अगर आपको ध्यान पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन का फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, @, आस्क द सिलेक्शन गुरु। इतना काम रहता कि ध्यान नहीं रहा हो, भुला गए, और आते वक्त देख रहे थे क्वेश्चन गड़बड़ा गया था, फिर हमको पता नहीं चला, पता चलेगा तो भेज दीजिएगा। तो इसके साथ ही क्या हो गया, हमारा सेवा क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया बाबू, है ना। हम्म। अब देखिए कल का आपका होमवर्क क्या है आगे वाला, वो देख लीजिए। आज 27 नवंबर है, 29 नवंबर को क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। और आपका टॉपिक क्या हो गया, एक तो नीति निषेध तत्व, सुनिएगा, हमारा मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व, काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा। तो अगला क्या हो गया, मौलिक कर्तव्य और प्लस क्या, मूल संरचना, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो मुख्य रूप से क्या है कि 3 गो चैप्टर हो गया, और फिर पीवाईक्यूज क्लास में चलेगा तब पॉलिटी का क्लास नंबर 5, और यहाँ करेंट अफेयर में चलेगा फरवरी के पेज नंबर 1, एक पेज पूरा कर कीजिएगा, पढ़ के हेने होने दोनों पढ़ करके आइएगा, ठीक है, धन्यवाद, निकलिए।
क्या वो? इसका आंसर क्या होगा? कंफ्यूज हो गए। गरीबी इसलिए है क्योंकि